दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट की बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। आज हम पर्यावरण अध्ययन के लिए जो आपसे 30 नंबर का सीटेट के पेपर में पूछा जाता है उसी के लिए क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 20 डिस्कस करेंगे, यानी कि पाठ 20 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 3 की और क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक पूरी की पूरी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर वाइज। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या है, सुनिए। चैप्टर नंबर 20 है, इसका नाम है किसके जंगल। क्या है? किसके जंगल। दोस्तों इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो किसके जंगल, अब मैं आपको लिंक करूं कि इस पाठ में डिटेल में क्या था तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, जैसे हर पाठ में बताता हूं कि इसमें क्या है, जंगल के बारे में बताया गया है कि जंगल में जो लोग रहते हैं उनको कितनी साल से रह रहे हैं, उनका कितना अधिकार होना चाहिए और कौन कौन से आंदोलन जंगल के लिए चलाए जाते हैं, कहाँ पर किस जंगल को कैसे बोला जाता है और किस जंगलों में कौन सी खेती होती है। ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में थी, तो वो हमने पॉइंट वाइज डिस्कस करी हैं और ये पॉइंट एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को, ये पॉइंट है वो लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि कुड़ुक भाषा, जो कुड़ुक भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर राज्य में अपनी अपनी अलग भाषा बोली जाती है। जैसे केरल में ले लो मलयालम है और झारखंड में कुड़ुक भाषा, ठीक है। तो कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। एक नंबर में पूछा जाएगा कि कुड़ुक भाषा किस राज्य की भाषा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो झारखंड से ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट है कि कुड़ुक भाषा में तोरंग, कुड़ुक भाषा में तोरंग केंद्र का मतलब जंगल होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप तुरंत टिक कर लेंगे कि कुड़ुक भाषा में जो तिरंग केंद्र होता है उसका मतलब जंगल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जंगल का मतलब कुड़ुक भाषा में या झारखंडी भाषा में क्या होता है, तो तोरंग केंद्र होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है तोरंग केंद्र में कुड़ुक समाज और आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है, ठीक है। यानी कि जंगल में आदिवासी जितने भी हैं और कुड़ुक समाज के जितने भी लोग हैं उनकी जो किताबें हैं उनको संभाल के रखा गया है। इसमें गाने बजाने की चीज़ें और तरह तरह के ढोल भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जंगल अधिकार कानून 2007 अधिनियम, ठीक है। इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिए ये कानून है क्या। देखिए यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, ठीक है। कौन सा? जंगल अधिकार कानून 2007 वाला। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। कितनी साल से? 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। उनका वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए आपसे एक बार मैं बता दूं मैं आपको, जो लोग 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है, जंगल अधिकार कानून 2007 के नियम के तहत, ठीक है। और वहाँ की चीज़ पर जितनी भी चीज़ वस्तु पैदा होती है उस पर उन्हीं लोगों का हक होता है। तो पूछा जाता है आपसे कि जंगल अधिकार कानून 2007 जो है वो क्या है। तो जो लोग 25 वर्ष से रह रहे हैं उनके लिए जो जंगल है वही उनका घर होता है, उन्हीं के हक होता है पूरी तरीके से। तो ये अधिकार कई बार पूछा गया है तो याद रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि सीटेट में हर बार हिस्सा बनता है अपना। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीटेट कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, इस पॉइंट से आपको जरूर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। सुनिए क्या क्वेश्चन है। देखिए मिजोरम खेती, प्रचलित खेती और झूम खेती। झूम खेती के नाम से सब लोग परिचित होंगे, ठीक है। झूम खेती को ही मिजोरम खेती कहते हैं और झूम खेती को ही प्रचलित खेती कहते हैं। अब इस खेती के क्या क्या विशेषताएं हैं वही पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। तो सुनिए क्या क्या विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं सुनिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस खेती को करने के लिए जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इस फसल
एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। देखिए, अपने खेतों में क्या होता है कि एक फसल काटी, तुरंत ही 2-4 दिन बाद दूसरी फसल के बीज डाल दिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है जो दोस्तों, जो झूम खेती है, मिजोरम खेती है या प्रचलित खेती है, इसमें क्या है कि इसमें एक फसल काटने के बाद इस जो खेती होता है, यानी कि वो जो फील्ड होता है, उसे 2-4 सालों के लिए डाल दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए डाल दिया जाता है। इस जगह में जो बांस जंगल उगाते हैं, यानी कि जो बांस या जंगल उगाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आपको बहुत नोट करना है। उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। ये पेपर में पॉइंट पूछा गया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से सुनना है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। पूछा जाता है कि मिजोरम खेती में खाद लगाई जाती है क्या नहीं लगाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि यह राख जो है, जो कौन सी राख, जो बांस और जंगल होते हैं उनको जला दिया जाता है, तो वही राख जो है वो खाद का काम करती है। जंगलों को जलते हुए आसपास के पेड़ न जल जाएं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो अपना एक एरिया बना लेते हैं, मान लेते हैं कि इतने खेत में हमें जो है, इतने क्षेत्र में जो है वो हमें मिजोरम खेती, झूम खेती या प्रचलित खेती के जो खेती करनी है, और इसके बाद के जो भी जो पेड़ रूख होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको वो जल ना पाए या उनको किसी भी तरीके से हानि ना पहुंच पाए, वो इन जो यहाँ की जो आदिवासी है या जहाँ के लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छे से याद रखना होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को हल्का हल्का हिलाकर बीज रख दिया जाता है, ठीक है। मिट्टी को हल्का हल्का हिलाकर बीज रख दिया जाता है, ठीक है। बीज रख दिए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई बीज है दोस्तों यहाँ पर, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, ठीक है। तो झूम खेती में दोस्तों खेत को जुतवाया नहीं जाता है, उसको हल्का हल्का मिट्टी हिलाकर और उसमें बीज डाल दिया जाता है। और बीज किस किस के, जैसे मक्का है, मकई है, सब्जी है, मिर्च है और चावल है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि झूम खेती होती है, उसमें मुख्यतः ये फसल होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, इन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे मिट्टी उपजाऊ बन सके, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि किसी कारणवश किसी परिवार का किस यदि किसी का परिवार का किसी कारणवश काम बिछड़ रहा है, यानी कि उस खेती का काम बिछड़ रहा है, तो दूसरे लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ देखिए दोस्तों, अपने यहाँ जैसे पैसे देने पड़ते हैं खेत में मजदूरी कराने के लिए, उसी तरीके से जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो झूम खेती करते हैं, वो अगर किसी का खेत का काम बिछड़ रहा है, तो ये लोग आगे आ जाते हैं और बस उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, वो उनकी मदद करा देते हैं, ठीक है। मुख्य फसल यहाँ की चावल है, ये भी आपका याद रखना है, यानी कि झूम खेती की जो फसल मुख्य है वो कौन सी है, चावल है। फसल तैयार होने पर उन्हें घर ले जाना ठीक पीठ तोड़ मेहनत करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बोल रहा है कि फसल तैयार होने पर उन्हें घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत करना है। सड़कें तो नहीं हैं वहाँ, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। दोस्तों, आपको पता होगा अपने खेतों में क्या होता है कि अपने खेतों में सड़कें हैं तो ट्रैक्टर से या और भी किसी वाहन से जितना भी अनाज होता है वो ट्राली में डाल के अपने घर ले आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं ला सकते क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ हैं दोस्तों। तो ये लोग पीठ पीठ तोड़ मेहनत करते हैं, कहने का मतलब बहुत सारी मेहनत करते हैं। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ये अपने पीठ पर सामान को धोते हैं और फिर घर पर लाते हैं उसी झूम खेती से, ठीक है। तो यही बोला है आपसे कि पीठ पर लादकर सारी फसल लानी पड़ती है, जिनमें कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते भी हैं, ठीक है, और खाते भी हैं दोस्तों। यानी कि बोल रहा है कि एक साथ खाना पकाते हैं और खाते भी हैं और चेराई नाच भी करते हैं। देखिए, पूछा जाता है ये कई बार कि चेराव नाच किस में फेमस है, तो मिजोरम की खेती होती है या जो मिजोरम में जो खेती होती है उसी के लिए फेमस है चेराव, ठीक है। तो चेराव आपको याद रखना है। चेराव नाच जो है वो किस में किया जाता है, तो अच्छा, चेराव नाच है क्या, वो देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर
पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिजोरम में लगभग दोस्तों 3/4 जो लोग हैं वो जंगल से जुड़े हुए हैं। आपको याद होना है कि मिजोरम में जो है वो 3/4 लोग जो हैं वो जंगल से जुड़े हुए हैं। मिजोरम खेती समझ में आ गया होगा आपको। ये पॉइंट आपको एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। अगला चैप्टर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, चैप्टर नंबर 21, और इसके जो नाम है वो है किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, किसकी झलक किसकी छाप दोस्तों मटर के बीज पर प्रयोग किया गया है इसमें। और हमारे एक वैज्ञानिक हैं ऑस्ट्रेलियन, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने किया है। तो सुनिए ये क्या है इनकी कहानी। ठीक है, तो देखिए मटर का बीज का प्रयोग। ठीक है, मटर का प्रयोग। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसा न होने के कारण उन्होंने एक मठ पर जाकर मुनि बनने का फैसला किया। ठीक है, समझ गए आपके कि जो ये मेंडल थे उन्होंने मठ पर जाकर मुनि बनने का जो सोचा था, ताकि वहीं से वे आगे की पढ़ाई का मौका भी मिल सके। जो भी उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए मठ पर गए ताकि वो वहीं से आगे की पढ़ाई का मौका भी मिल सके, और उन्हें मिला भी। ठीक है, और उन्हें मिला भी। उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा, यानी कि जब मठ पे थे वो जो मेंडल थे मठ पे थे, तो उन्होंने विज्ञान के जो प्रयोग थे वो करना नहीं छोड़े। ठीक है, 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों के बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोजकर निकली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई। ठीक है, यानी कि मेंडल ने एक बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने लास्ट में एक बात ऐसी निकल कर आई थी जो उस टाइम के इनके सहपाठी जो वैज्ञानिक थे और भी वैज्ञानिक थे, इनके विज्ञान जगत में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें समझ में नहीं आई थी। क्या बात थी देख लेते हैं। मेंडल के मरने के कई साल बाद यह बात समझ में आई कि जब कुछ और लोगों ने प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लिख चुका है, यानी कि मेंडल जो पहले लिख चुके थे वो क्या बात थी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे में पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे आप चीज़ों को समझेंगे। सुनिए देखिए, जैसे 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 बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि बीज का तना वो चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के लंबे या नाटा होने पर चिकने बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी कि अगली आने वाली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है एक ही बीज थोड़ा चिकना या थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज जो हैं, ये बीज है दोस्तों, बीज या तो पीले होंगे या हरे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। पीला और हरा मिलाकर कई नए रंग का बीज नहीं बनते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज भी होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में जितने भी होंगे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमें मिला था कि यदि माँ बाप को पोलियो है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसके बच्चे को भी पोलियो हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि अगर कोई बालक है, उसके पेरेंट्स में या तो दोनों पेरेंट्स पोलियो से ग्रसित हैं या एक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो पोलियो से ग्रसित होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। CDP का क्वेश्चन है, कई बार ये शिक्षण में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों आज जो है वो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की NCERT की बुक बिल्कुल मैंने चैप्टर वाइज ख़त्म कर दी हैं।
बिल्कुल जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए हैं, सारे के सारे चैप्टर वाइज करे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिस सेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए एक अच्छा सा, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है सीटेट में, तो आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।